का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने लास्ट टाइम वीबी थ्योरी करी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसमें हमने ये कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल्स और लीजेंड्स के बीच में, जिसमें लीजेंड्स क्या करते हैं, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल आयन को। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें ये अजम्पशंस है कि जो मेटल आयन है और जो लीजेंड्स हैं इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कंसीडर किया जाता है आयनिक। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनता है अगर चार्ज प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम मेटल आयन को एज पॉजिटिव सेंटर मानते हैं और जो लीजेंड्स हैं उसको कैसा सेंटर मानते हैं, एज नेगेटिव सेंटर या नेगेटिव चार्ज। तो आप सभी को पता है कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब लीजेंड्स मेटल आयन के क्लोज आते हैं तो किसके कारण आते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अरेंजमेंट होगा लीजेंड्स का, जब वो अप्रोच करेंगे मेटल आयन की तरफ तो वो इस तरह से अप्रोच करेंगे कि जो लीजेंड्स हैं उनके खुद के बीच में रिपल्शन कैसी हो, कम से कम हो, ताकि कॉम्प्लेक्स की एनर्जी भी कम से कम बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपका जो मेटल आयन होता है फ्री स्टेट में होता है, जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उस समय जो उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी होते हैं डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑर्बिटल्स एक ही लेवल पर दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब इन सब की एनर्जी कैसी है, सेम है। लेकिन जब लीजेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल आयन की तरफ, देन दिस डीजनरेसी स्प्लिट। तो ये डीजनरेसी ये ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो लीजेंड्स हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जो मेटल आयन हैं उनके ऑर्बिटल्स में भी क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो उनके बीच में रिपल्शन होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डिफरेंट वे में एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा चेंज होती है और किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम चेंज होती है। तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग दिखा रखी है। जो आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं, Eg और T2g। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने लीजेंड्स होंगे, 6 लीजेंड्स होंगे। ठीक है, तो क्या अजम्पशंस हैं, उसी तरह से जो मेटल आयन है उसको एज पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा आपको, और जो लीजेंड्स हैं उसको एज नेगेटिव चार्ज, और जो लीजेंड्स हैं वो अप्रोच करेंगे बाई एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ताकि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो सके, कम से कम हो सके। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटर में मेटल आयन है और ये 6 हैं आपके लीजेंड्स, जो कि थ्रू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं टूवर्ड्स मेटल आयन। तो क्या होगा, जब लीजेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल आयन की तरफ तो रिपल्शन होगी किसके बीच में, मेटल आयंस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और लीजेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो द इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन द रिपल्शन। जो एनर्जी बढ़ेगी आपके ऑर्बिटल की वो डिपेंड करेगी किस में रिपल्शन ज़्यादा हुई है और किस में रिपल्शन कम हुई है। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि रिपल्शन अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर रिपल्शन कम है तो एनर्जी बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस डी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, किसकी सबसे कम बढ़ती है। यहाँ पर आप अरेंजमेंट देखिए, ये है डी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट। 5 तरह के आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। तो डी एक्स वाई में
जो आपके लोब्स होते हैं, ये लोब्स हैं आपके 4 लोब्स हैं, ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, डी वाई जेड में वाई जेड प्लेन में, और डी जेड एक्स में जेड एक्स प्लेन में, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर में जो लोब्स होंगे वो अलोंग द एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर जो लोब्स हैं वो हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और डी जेड स्केयर में क्या होगा, 2 लोब्स होंगे अलोंग जेड एक्सिस और एक सर्कुलर बेल्ट भी होगी अराउंड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल। तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी जिसमें रिपल्सन ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है और जो डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स हैं, जो आपकी 4th स्ट्रक्चर और जो 5th स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बिल्कुल अलोंग है, और उसी एक्सिस के अलोंग कौन आ रहे हैं, आपके लीजेंड्स। ठीक है, तो अगर उन्हीं एक्सिस के अलोंग लीजेंड्स आ रहे हैं, जिन एक्सिस के अलोंग आपके लोब्स हैं, तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है और जो डी जेड स्केयर है, इसमें क्या होगी, हेड टू हेड रिपल्शन होगी। अगर इनमें हेड टू हेड रिपल्शन होगी तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की, इनमें इतनी रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि जो लीजेंड्स हैं अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जब अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो लोब्स के साथ इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर लोब्स के साथ इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी तो रिपल्शन भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दे फील लेस रिपल्शन। इसलिए जो एनर्जी है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वो ज़्यादा होगी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स से। यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिटिंग, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। जब आपका जो मेटल आयन है वो कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में। लेकिन जब लीजेंड्स आए तो सबकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर ये एवरेज एनर्जी दिखा रखी है सभी डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, एनर्जी सबकी बढ़ी है। देखो ये नीचे वाले लेवल पे है तो इसकी एनर्जी कम है, ये ऊपर वाले लेवल पे है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है। कहने का मतलब सबकी एनर्जी क्या हुई है, बड़ी है। यदि हम इन बढ़ी हुई डी ऑर्बिटल्स का एवरेज लें, ठीक है, इस एवरेज को हम बोलेंगे बैरी सेंटर। वो एनर्जी लेवल जो इन सब डी ऑर्बिटल्स की एवरेज के बारे में बताएगा, वो कौन सा सेंटर होगा, आपका बैरी सेंटर। तो द एवरेज एनर्जी ऑफ द परचर्ब्ड ऑर्बिटल्स, परचर्ब्ड का मतलब जो अब एनर्जी जिनकी चेंज हो चुकी है, उन डी ऑर्बिटल्स की अगर हम एवरेज लें, उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे बैरी सेंटर। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसे और भी खोल के दिखाऊं, इन जो ये जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की, ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इससे पहले। डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर की एनर्जी ज़्यादा होगी, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी कम होगी। ठीक है, जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम T2G इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम EG से। तो बैरी सेंटर से ऊपर जो एनर्जी डिफरेंस होगा जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स का, वो क्या है आपका 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, ठीक है, ओ हमने यूज़ कर रखा है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो बैरी सेंटर से नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 0.4 डेल्टा ओ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो 0.6 डेल्टा ओ और 0.4 डेल्टा ओ ये वैल्यूज़ हैं, ये हम इनका यूज़ हम करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर आप देखिए जो डिफरेंस है नीचे वाले जो T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है,
जिसको हम डेल्टा ओ से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लीजेंड्स हैं। कुछ लीजेंड्स ऐसे हैं जो लार्ज डेल्टा ओ बनाएंगे। लार्ज डेल्टा ओ का मतलब ये है कि जो ज़्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, इन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। ध्यान रखना है, ठीक है। जो ज़्यादा स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स, और जो कम स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेंगे उसे हम बोलेंगे वीक फील्ड लीजेंड्स। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, लेस। ठीक है, क्यों होंगे, जरा इस चीज़ पे ध्यान रखिए। जैसे आपने अभी देखा कि दो सेट हो गए थे आपके डी ऑर्बिटल्स के, एक तो 2Tg हो गया था और एक क्या हो गया था, Eg। अब मान लो ये जो डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैसा है, लार्ज। कैसा है, लार्ज, ज़्यादा है। और मेटल आयन में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3। अब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बीच का, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा, नीचे वाले लेवल में ही। अगर नीचे वाले लेवल में रहेगा तो आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंस कम होता तो क्या होता, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाता, 4 हो जाते, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते। अगर ये जो डिफरेंस होता कैसा होता, लेस। ठीक है, ये लेस डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, आपके जो वीक फील्ड लीजेंड्स हैं। तो वीक फील्ड लीजेंड्स वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड हैं वो कैसे बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। हमने क्या करा, जितने भी लीजेंड्स हैं सब की क्या नोट कर ली, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और उनको अरेंज कर दिया एक सीरीज में, जिसमें हमने पहले कौन से लीजेंड रखे, जो वीक लीजेंड्स थे, ठीक है, जो कम स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, और लास्ट में कौन से रखे, जो हाई स्प्लिटिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये जो सीरीज है आपकी, ये सीरीज क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर आपके देखो जो राइट में है, सॉरी जो लेफ्ट में है वो वीक हैं, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, H2 नेगेटिव, HCN थायोसाइनाइड नेगेटिव, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपका ऑक्सोलेट, ऑक्सो। तो ये सब क्या है आपके वीक। और ये जो इधर वाले हैं, CO, कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो, इथेन 1,2 डाइअमाइन और अमोनिया, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। तो हमने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करी थी, अब हम करते हैं स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर देखिए आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका, 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमारे 6 लीजेंड्स थे, इसमें 4 होंगे, तो हम 2 लीजेंड्स हटा देंगे अलोंग जेड एक्सिस वाले, ठीक है, क्योंकि हमें कितने लीजेंड्स चाहिए, 4 लीजेंड्स चाहिए। तो लीजेंड्स अप्रोच टूवर्ड्स मेटल आयन थ्रू एक्स एंड वाई एक्सिस, dx square minus y square, electrons and ligands have head to head repulsion। ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस करा था कि जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो लोब्स हैं वो अलोंग x एंड y एक्सिस हैं, और लीजेंड्स भी अलोंग x एंड y एक्सिस आ रहे हैं, तो रिपल्शन ज़्यादा होगी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन्स में और लीजेंड्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में भी देखिए, जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी कैसी है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद dxy में होगी, क्योंकि dxy में क्या होगा आपका, जो इंट्रैक्शन होगी
वो हो गया आपकी जो लोब्स हैं इन द प्लेन, कौन सा प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन, हमने पीछे डायग्राम करा था डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है। और जो लीजेंड्स उनमें रिपल्शन होगी क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और उसके बाद डी जेड स्केयर आएगा आपका। डी जेड स्केयर में क्या होगा आपका, जो रिपल्शन होगी, लोब्स तो हैं अलोंग जेड एक्सिस, लेकिन जो रिपल्शन होगी वो किसके बीच में होगी, जो बेल्ट है, हमने डिस्कस करा था, जो डी ऑर्बिटल्स है डी जेड स्केयर, उसके चारों ओर क्या है, एक बेल्ट है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जो नेक्स्ट डी ऑर्बिटल थे, सबसे पहले तो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर था, फिर डी एक्स वाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक ही प्लेन में है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एनर्जी लेवल होगा डी जेड स्केयर का, ठीक है। इन लोब्स के साथ तो कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या जो लीजेंड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, लेकिन जो इंट्रैक्शन होगी वो किसके साथ होगी, इस सर्कुलर बेल्ट के साथ। तो इट इज़ ड्यू टू रिपल्शन ऑफ बेल्ट अराउंड द सेंटर ऑफ ऑर्बिटल एंड लीजेंड्स। और ये जो सर्कुलर बेल्ट है इसमें 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहती है पूरे ऑर्बिटल की। और सबसे कम जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की, क्योंकि इनमें रिपल्शन सबसे कम होगी इनके बीच और लीजेंड्स के बीच, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी इंट्रैक्शन नहीं होगी। लीजेंड्स अलग प्लेन में होंगे और जो आपके डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं ये अलग प्लेन में होंगे। इसके बाद आपका आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो लीजेंड्स हैं वो अप्रोच करेंगे टेट्राहेड्रली, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनके सेंटर को मिला दूं सबको तो देखो क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रल बनता है, ठीक है। तो जो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल के बिल्कुल अपोजिट होगी, ठीक है। इट इज जस्ट रिवर्स फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग। तो इसमें रिपल्शन कम होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रिपल्शन कम होती है। रिपल्शन कम होने के कारण जो इसमें स्प्लिटिंग होगी वो भी कैसी होगी, कम होगी, किससे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखिए जो तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर की एनर्जी कम रहेगी। यहाँ पर हम इसका रीज़न देख सकते हैं, ये देखिए डी जेड स्केयर की स्ट्रक्चर है आपकी। तो जो लीजेंड्स हैं और जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है देखिए कितनी है, a√2/2, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस है कोई भी। और यहाँ पर डी वाई जेड की देखिए क्या है, a/2। तो दोनों में देखिए किसकी रिपल्शन किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस जो ज़्यादा है वो ये डिस्टेंस ज़्यादा है डी जेड स्केयर और लीजेंड्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो इसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, मोर होगी, और इसमें रिपल्शन क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, T2 और E में। तो ये आपकी स्प्लिटिंग थी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी करवाई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन भी याद करें और साथ में इस थ्योरी को भी याद करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि
ये जो स्प्लिटिंग है डेल्टा टी, डेल्टा आपका स्प्लिटिंग हो गया, और टी क्यों लिखा जा रहा है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। लगभग 50% कम स्प्लिटिंग होती है किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी नहीं लगाते, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल में जी लगाते थे T2G और EG, हमने अभी पीछे करा ऐसे करा था ना, तो हम इसमें जी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक सिमिट्री है। क्या उसमें एक सिमिट्री का मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है लीजेंड्स का चारों तरफ अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें अरेंजमेंट सेम नहीं है। तो आप इस यूनिट को और इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लें।